सपने जो आंखों में चमकते हैं और दिल में राग बन बसते हैं, यहाँ सुनेंगे उन कहानियों को जो मेहनत से सितारे बनते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं मैत्री सैनी डीडी बिहार देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम सपने कल के में। सपने सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं होते, बल्कि वो हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होते हैं। जब कोई सपना अपनी जड़ों से जुड़ा हो तब वो सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं बनता, बल्कि एक परंपरा, एक पहचान और एक विरासत को आगे ले जाता है। आज के इस कार्यक्रम में हम ऐसे ही कलाकार से मिलेंगे जो मेहनत, हुनर और लगन से ना सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि अपनी संस्कृति को भी संवारा है। आज हमारे दूरदर्शन के स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी लोक गायिका जिनकी आवाज़ में मिट्टी की खुशबू, गांव की गलियों का पहचान और परंपरा की मधुर गूंज है। इन्होंने अपने गीत से न सिर्फ लोगों के दिलों को जीता है, बल्कि लोक संगीत की उस धरोहर को जीवित रखा जो कहीं खोती चली जा रही थी। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे बिहार की लोक गायिका रंजना कुमारी पांडे उर्फ संस्कृति पांडे का, और जानते हैं उनके वो सफ़र जो उनके सपने को लोक गायकी की दुनिया में सफल बनाए हैं। बहुत बहुत स्वागत है रंजना आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैत्री जी, और बहुत बहुत प्रणाम आपके सभी दर्शकों को। मैं रंजना, जिसको आप लोग संस्कृति पांडे के नाम से जानते हैं, मैं आभारी हूँ आपकी जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो रंजना, मैं चाहती हूँ कि हमारी प्यारी सी मुलाकात आपके ही शब्दों से शुरू हो और आपके ही एक बोल के गीत से शुरू हो। जी, जैसा कि आपने कहा कि मैं इस कार्यक्रम का शुरुआत अपने ही बोल से शुरू करूं, तो मैं आपको एक कृष्ण जन्म का सोहर सुनाती हूं, जो कि बिहार की लोक परंपरा को भी यहाँ पे प्रस्तुत करता है। वो इस प्रकार है कि मोर पिछवरवा चंदन गाछ अवरो से चंदन हो, रामा सुघर बढ़ैया मारे छेव लालन जी के पालन हो, रामा सुघर बढ़ैया मारे छेव लालन जी के पालन हो, झूल हुए लाल झूला अवरों से झूला हो, रामा जमुना से जल भरी लाही त झूलवा झूलाइब हो, रामा जमुना से जल भरी लाही त झूलवा झूलाइब हो। बहुत सुंदर, सच में आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मधुर है रंजना। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ये गाना, मतलब गीत कब से गाना स्टार्ट की हैं, कब से गाती हैं ये गीत? मैं जब 6 साल की थी तब से ही मैं गीत गाती हूँ। मतलब 6 साल की उम्र से ही आपने गीत संगीत में अपने आप को झोंक दिया था? जी मैम, बिल्कुल। मैं जब 6 साल की थी उसी समय से मेरे संगीत के इस सफ़र की शुरुआत हो चुकी थी, और मैं बचपन से ही अपने माँ के साथ हमेशा कुछ ना कुछ गाती गुनगुनाती रही हूँ। लेकिन मेरी जो शिक्षा है वो 6 साल की उम्र से शुरू हुई संगीत की। जी, जैसे कला की बीज अक्सर बचपन में ही बोई जाती है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बचपन का ऐसा कौन सा लम्हा था जब आपको ऐसा लगा कि आप संगीत, मतलब आपको ऐसा लगा कि आप संगीत में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं? सबसे पहले तो जो है, कला के लिए कोई मतलब कोई उम्र नहीं होती है। कई लोग 40 साल 50 साल से भी कला के प्रति उनका जो उनके अंदर जो कला प्रस्फुटित होती है, तो वहाँ से भी वो शुरू करते हैं। 40 50 60 कभी भी शुरू हो सकता है। लेकिन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे बचपन से ही ये जो संगीत है वो समझिए कि मेरे माँ के आशीर्वाद के तौर पे मुझे मिले, क्योंकि ये मैं यहाँ जो हूँ वो मैं अपने माँ के वजह से हूँ। और मेरी माँ का सपना पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि वो भी संगीत सीखना चाहती थी, गाना चाहती थी। तो मेरी माँ ने जो है अपने सपने को मेरे अंदर भर के और उस सपने को जिया। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाई, उनके सपनों को आप पूरा कर रही हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी गायकी की सफ़र कहाँ से शुरू हुई, ये शुरुआत कैसे हुई? अपने सफ़र के बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, ये जब मैं
बिल्कुल छोटी सी थी, खेलते रहती थी, पढ़ाई भी करती थी। मैं 3 साल की उम्र से पढ़ाई कर रही हूँ। और जब मैं 6 से 7 साल की थी उस समय मेरे घर पे मेरी ही एक बुआ आई और दीपावली का जो है कि सफाई चल रहा था मेरे घर में। और उन्होंने मेरे माँ से बात करते दौरान ये बताया कि वो गांव में ही जो संगीत की जो क्लासेस है वो लेती हैं, उनकी संस्था है मेरे गांव में ही। तो समझिए कि दीपावली की सफाई करते समय हमारे माँ की आंखों में जो है ना दीपावली की चमक आ गई, क्योंकि उसको लगा कि हाँ यहाँ से एक रास्ता मिल सकता है। क्योंकि गांव में ज़्यादातर इन सब चीज़ों का स्कोप अब तो है, लेकिन उस समय नहीं था। लेकिन मेरी बुआ जो हैं श्रीमती कुसुमावती उपाध्याय, वो मेरी संगीत की पहली गुरु भी रही हैं। उन्होंने ही वहाँ आके मेरी माँ को बताया और उसके बाद से मैं उसके अगले ही रविवार से क्लास लेने लगी संगीत की। जी, तो ऐसे आपकी शुरुआत शुरू हुई, सफ़र शुरू हुआ। आज के समय में क्या है ना कि लोग इंडियन पॉप सॉन्ग हो गए, ट्रेंडिंग जो गाना है, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। लेकिन आप आज के युवा हैं, आपका कैसे इस क्षेत्र में रुचि आया कि लोक संगीत ही करते हैं? किसी भी संस्कृति की जो है, जो लेगेसी है, उसके भाषा से होती है, मतलब उसकी भाषा से होती है। और मेरा भाषाई जुड़ाव, जो मेरा भोजपुरी के प्रति जुड़ाव है, वो बहुत गहरा है, बहुत ही गहरा है। और लोक के प्रति जुड़ाव तो समझिए कि जन्म से शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं उसी समय हमारे कान में सोहर की गूंज, यूँ कहिए कि जब हम गर्भ में होते हैं उस समय भी सोहर की, भजनों की या जो भी चीज़ें हैं सुनते हैं, तो वहाँ से ही बीज जो है प्रस्फुटित हो जाता है हमारे अंदर। तो लेकिन उस चीज़ को मैंने अब तक बनाए रखा और मैं हमेशा बनाए रखूँगी भी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हर सफ़र इतनी आसान नहीं होती, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगी कि आपके इस सफ़र में कैसी चुनौतियों का आपका सामना करना पड़ा? चुनौतियाँ उस उम्र में तो पहले तो संघर्ष समझ में नहीं आता था। जिस उम्र में मैंने सीखना शुरू किया या फिर जिस उम्र में मेरा ये सफ़र शुरू हुआ, उस समय संघर्ष समझ में नहीं आता था। संगीत से इतना गहरा जुड़ाव था कि मैं सोमवार से लेकर शनिवार तक ये इंतज़ार करती थी कि अगला संडे कब आए और मैं क्लास लेने कब जाऊँ, मतलब म्यूज़िक का जो क्लास था वो करने कब जाऊँ। इतना गहरा जुड़ाव था कि मैं सोमवार से शनिवार इंतज़ार करती थी। और वहाँ जाने के बाद दरी बिछाने से लेकर चाय देने तक, गुरुओं को पंखा झलने तक, वो सारी चीज़ हम करते थे। क्योंकि संगीत समझिए तो संस्कार है, एक पूजा है, एक पूजा भी है जी। और उस उम्र से शुरू किया कि वहाँ पे संघर्ष समझ में नहीं आता था। जो अंदर उल्लास था ना, जो करने का उल्लास था, जो सीखने का उल्लास था, वो कहीं ना कहीं संघर्षों को समझने नहीं देता था। और जहाँ तक कि संघर्ष ये भी होता है कि गांव घर के लोग बहुत सारा ताना देते हैं म्यूज़िक को लेके, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा गांव बहुत समझिए कि सुसंस्कृत है। हमेशा से ही मेरे गांव, मेरे आसपास के लोग भी मुझे हमेशा पुश किए हैं कि तुम करो, कभी कोई पीछे खींचने की कोशिश नहीं किया। और अब पहले ही मैंने बताया कि मेरी माँ का पूर्ण समर्थन रहा और पिताजी तो समझिए कि पूरा जीवन एक तरह तपस्या की तरह बिताए हम लोग की पढ़ाई के लिए, हमारे संगीत के लिए। तो संघर्ष समझ नहीं आया। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आप एक लोक गायिका हैं और आप बचपन से ही लोक संगीत में इतनी रुचि रखते चली आ रही हैं, आप सबसे पहला संगीत कौन सा सीखी थी? सबसे पहले मैंने अपनी माँ के साथ, जैसे कोई शादी विवाह होता था मामा के यहाँ या फिर अपने घर के आसपास गांव में, तो हम अपनी माँ के साथ बैठ के माँ की डायरी से प्रैक्टिस करते थे गाने की। तो जैसे कि हमारे यहाँ हल्दी कूटने का जो रस्म होता है ना, उसके बाद से तिलक तक, शादी तक, डेली शाम को, रात को महिलाएं झूमर गाती हैं। तो मेरी मम्मी वहाँ झूमर गाती थी। पहला झूमर मेरी मम्मी ने जो सिखाया था वो मैंने रिकॉर्ड भी किया था उसको, और मैं भी आपको सुनाती भी हूँ। जैसे नवेला पिया बस के कोई निया हो, जैसे नवेला पिया बस के कोई निया हो, ओइसे नवाइब पिया तो हरा के, तनी होखे दोसियान पिया हमरा के, तनी होखे दसियान, जैसे रोवेले पिया बन के कोयलिया हो, जैसे रोवेले पिया बन के कोयलिया हो,
ओइसे रोआइब पिया तोहरा के, तनी होखे दसयान पिया हमरा के, तनी होखे दसयान। वाह, बहुत खूब। जिस तरीके से आपने सोहर में अपनी आवाज़ से मिठास घोल दी थी, उसी तरीके से आप अपने झूमर में भी वो मिठास घोल दी हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जैसे आप अपना पढ़ाई कहाँ तक की है, या ये म्यूज़िक में ही की है अपना पढ़ाई, या फिर अलग कोर्स में अपना पढ़ाई की है? संगीत से सबसे पहले प्रभाकर किया, उसके बाद मैंने प्रवीण किया, और फिर उसके बाद मेरा सब्जेक्ट जो था बीए जब मैं कर रही थी, तो मेरा बीए में भी म्यूज़िक ही सब्जेक्ट था। और बीए के बाद मैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से एमए कर रही थी, और मेरा एमए में भी सब्जेक्ट म्यूज़िक ही था। तो मैं म्यूज़िक की ही पढ़ाई कर रही हूँ शुरू से। जी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका मन बदल गया हो, बीच में ऐसा लगा हो कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, एक हार सा फील हो रहा है कि कहीं मैं हार तो नहीं रही हूँ, ये आपके रास्ते में कभी ये सोच नहीं आई? देखिए, सबसे पहले प्रभाकर किया, श्रीमती कुसुमावती उपाध्याय मेरी पहली गुरु रही। उसके बाद मैं बीए भी कर रही थी, और बीए के साथ साथ मैं बनारस में वर्षों पंडित देवाशीष दे से शास्त्रीय संगीत की तालीम ले रही थी। उसके जस्ट बाद मैं एमए करने के लिए इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में चली गई, और वहाँ पे मेरे गुरु रहे पंडित दिवाकर कश्यप। उनसे भी मैंने शास्त्रीय संगीत, ठुमरी, उपशास्त्रीय संगीत की तालीम ली। और उसके तुरंत बाद मेरा बिहार सरकार में मुझे शिक्षक के पद पे आसीन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं अभी सौभाग्य से संगीत की शिक्षिका भी हूँ। हर कलाकार के दिल में कोई ना कोई एक ऐसा रचना होती है जो उनके दिल के बहुत करीब होती है। जब आप उसको गाए या उसके रूबरू हो, तो आप अपने सच्चे कहानी में, सच्चे मन में विलुप्त हो जाती हैं। आपकी कोई ऐसी खास रचना जो आपके दिल के बहुत करीब हो? मेरा एक गज़ल जो मैंने भोजपुरी में गाया जी, और यूँ कहे कि वो गज़ल ने मुझे जो पहचान दिलाई, और उस गज़ल का जो भी फीडबैक मुझे मिला वो बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छा है आज भी। वो गज़ल था कि लोर कितना बहल बा का बोली, लोर कितना बहल बा का बोली, यार तकिया उठा के देख लिहा, दर्द में मुस्कुरा के देख लिहा, प्यार आधा निभा के देख लिहा। बहुत खूब। मैं ये जानना चाहूँगी कि ये गाना आपके इतने करीब क्यों है? ये गाना एक बार रिकॉर्ड हो चुका है जी। उसके बाद मेरे पास ये गाना कुंदन सिंह जी ने इसको लिखा है, और उन्होंने ही मुझे कॉल करके कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक बार इसको आप अपने ढंग से भी गाएं। मैंने इसका एक मेल वर्ज़न पहले बन चुका है, फिर मैंने बोला कि मतलब मुझे लगा कि ये म्यूज़िक पे मैं नहीं गाऊंगी, मुझे थोड़ा सा अलग चाहिए, तो फिर उसका म्यूज़िक अलग तरीके से बनवाया गया जिसमें कि गज़ल जैसी बात हो। और इस गज़ल ने मुझे बहुत अच्छी पहचान दिलाई है। इस गज़ल से मेरी समझिए कि ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, मतलब जिसे एक ब्रेक मोमेंट कहते हाँ, हैं, हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल। आपका ये गज़ल है जिसकी वजह से वो आपके दिल के इतने करीब जी, है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप अपनी करियर को इस क्षेत्र में क्यों देखा? मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक होता है ना कि अगर मैं संगीत में आगे ना बढ़ पाऊँ, कुछ ना कर पाऊँ, तो फिर मैं क्या करूँगी? इस बारे में आपने क्या सोचा है? मुझे लगता है कि क्योंकि हम लड़कियों के पास एक समय सीमा होती है। तो मतलब मान लीजिए कि संगीत हम नहीं चल पाया, अगर नहीं हुआ, एक डर होता होगा ना अंदर ये चीज़ का, तो आपने उस वक्त क्या सोचा? मुझे लगता है ना कि डर के नहीं करके किया जा सकता है, ठीक है। और समय सीमा की जहाँ तक बात है कि समय सीमा लड़कियों के पास होती है, मेरे लिए ये बाध्यता नहीं रही,
तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि ऐसा नहीं होता है, लड़कियों के साथ ऐसा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि डर के नहीं हो सकता है, कर के हो सकता है। और बात ये है ना कि करियर चुनने की बात जो है, मैं इसको एक जिम्मेदारी के तौर पे कभी लेती नहीं हूँ। मतलब संगीत को मैं जिम्मेदारी के तौर पे नहीं लेती। मुझे लगता है कि ये मेरा शौक़ है, ये मेरा जीवन है और मैंने इसमें अपने आप को मतलब पूर्णतः समर्पित कर दिया है जी। तो ये जिम्मेदारी की तरह लगता नहीं है। और अपने आप समझिए कि मैंने संगीत को नहीं, संगीत ने मुझे चुना है जी। और संगीत अपने आप एक टर्निंग पॉइंट देता गया। मतलब खुद पे खुद आपका रास्ता बनता चला गया और आप उस रास्ते पे खुद बढ़ते चली गई। और डर के आगे जाने की हिम्मत मुझे मिलती है कि सौभाग्य से मैं एक बहुत साधारण परिवार से हूँ। मेरे पिता बहुत साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन उनका जो जज्बा है मेरे लिए, समझिए कि जो मेरे माता पिता ने काट के जोड़ के जो हमको जो बनाया ना, जो बिल्ड किया, तो हमको डरने का समय नहीं मिलता है। हम उनको देख के हमेशा प्रेरित होते रहते हैं कि हमको कुछ करना है और हमको कुछ करना है। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि आपको अपने पिता से प्रेरणा मिली है, तो इस संगीत के सफ़र में सबसे प्रेरणादायक जो रहे हैं वो आपके पिता ही रहे हैं। शुरुआत माँ ने कराया जी। और एकदम पैरेलल मेरे माता पिता ने मेरे लिए, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि माँ ने ज़्यादा किया, पिताजी का अपना तपस्या का क्षेत्र अलग, माँ का अपना क्षेत्र अलग। माँ को एक लिमिटेड मान लीजिए पैसे दिए गए, माँ ने उसमें परिवार चलाना सिखाया, उसमें परिवार चला के, उससे काट के, उससे जोड़ के हम लोगों को कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि किसी चीज़ की हमें कमी है। वो चीज़ हम अब समझ रहे हैं जब हम खुद एक शिक्षक हैं, जब हम पे खुद थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आई, जब हम खुद समझिए कि मतलब आर्थिक रूप से भी थोड़ा बहुत वो, तो अब मुझे समझ में आता है कि मेरे माँ का संघर्ष क्या था। लेकिन हाँ, मैं शुरू से माता पिता को देख के ये मुझे लगा कि जब ये नहीं हार रहे हैं तो फिर मेरे हारने की तो कोई जब माँ बाप का साथ हो ना तो कभी भी हम हार नहीं सकते हैं, कभी नहीं हार सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप एक शिक्षक भी हैं, तो आप शिक्षक हैं, तो आपका कैसा अनुभव है उन बच्चों के साथ अपनी शिक्षा उनको देने? देखिए, मैं बिहार के बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टेड हूँ अभी। तो गांव में जैसे कि अब क्या कहूँ, मैं भोजपुरी का दुर्भाग्य कहूँ इसको, कि बहुत फूहड़पन, और बच्चों को ये नहीं पता है। बच्चे इतने छोटे हैं, जब मैं 10+2 की टीचर हूँ तो बच्चे लगभग 15 से 16 साल के हैं जो 10th पास करके आते हैं हमारे पास सीखने के लिए। तो बच्चों को ये भी नहीं पता है कि शारदा सिन्हा कौन है, बच्चों को पहले ये भी नहीं पता था विंध्यवासिनी देवी कौन है, बच्चों को बिहार के ही बारे में कुछ नहीं पता है। और बिहार और फूहड़ गाने वालों का, ऐसे गाने वालों का नाम बच्चों को पता है। सबसे पहले मुझे रॉ बच्चे मिले जिनको कुछ नहीं पता था म्यूज़िक के बारे में, शास्त्रीय संगीत के बारे में तो उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। उनके बीच में अपनी बातों को रख के, उनको समझा के, उनको एक समझिए कि रास्ता दिखा के बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों के बीच। और बच्चे भी ऑब्ज़र्व करते हैं अच्छी चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि जो हम परोसेंगे बच्चे उस चीज़ को ले लेंगे, क्योंकि बहुत रॉ हैं वो। बिल्कुल, बच्चे और बहुत जिज्ञासु, बच्चे बहुत जिज्ञासु हैं और वो खराब चीज़ों के प्रति भी उतने ही जल्दी आकर्षित होते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी क्षमता हो कि आप बच्चों को अपनी तरफ मोल्ड कर सकें। हमारे बच्चे मतलब लगभग मान लीजिए मेरे क्लास में 80 बच्चे हैं ना, उसमें से 60 बच्चों ने फूहड़ तरीके का गीत, इन तरीक़ों के गीतों को गाना सुनना सब छोड़ दिया। बच्चों को मंगल भवन मंगलहारी नहीं पता था, ये सारी चीज़ें सिखाना, ये सारी चीज़ें बताना, तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शुरुआत में ही हो जानी चाहिए, वो अब तक नहीं पता थे। अच्छा लगता है कि मैं बच्चों को संगीत के प्रति ही नहीं मैम, मैं संस्कार के प्रति भी उनको प्रेरित करना चाहती हूँ, संस्कृति के प्रति भी उनको प्रेरित करना चाहती हूँ। और मैं कोशिश में हूँ कि मैं कुछ बदलाव ला सकूँ अपने काम से। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चों का जो मन होता है ना, वो कच्चे मिट्टी के घड़े जैसा होता है, उन्हें जैसा आप आकार देंगे वो उस आकार में ढल जाएंगे। मैं ये जानना चाहूँगी कि हर कलाकार का एक सपना होता है और एक ऐसी हिम्मत होती है जो उन्हें आगे बढ़ने में प्रेरित करती है। आपका आने वाले समय में ऐसा कोई खास प्रोजेक्ट या कोई प्रोग्राम है जो आप हमारे दर्शकों से शेयर कर सकती हैं? मैम, उपलब्धि की खूबसूरती गोपनीयता और संघर्ष में है। जी बिल्कुल। तो मैं तो बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। बहुत सारी चीज़ें मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ। उसका कारण ये भी है कि
अगर मैं वो कर नहीं पाई तो फिर आपको लगेगा कि कुछ झूठ कह के चली गई। लेकिन हाँ, कुछ संस्कार गीतों पे, कुछ रामायण महाभारत, इन सब चीज़ों पे भी कुछ चीज़ें जो हैं मैं हिंदी के साथ साथ इनमें भोजपुरी में भी काम करना चाहती हूँ। जैसे कि रामायण हुआ या महाभारत हुआ, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें मैं भोजपुरी में कुछ काम करना चाहती हूँ, लोग के साथ जोड़ के काम करना चाहती हूँ इन सब चीज़ों को। तो आप सिर्फ लोकगीत ही गाती हैं या फिर अलग गाना भी गाती हैं? मैंने पहले ही आपको ये बात बताई कि मैं शास्त्रीय संगीत की तालीम मैं बचपन से ही ले रही हूँ। तो शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और फोक मैं सब गा लेती हूँ थोड़ा मैं बहुत। चाहती हूँ कि आप लोक संगीत के अलावा जो शास्त्रीय संगीत है उसकी एक झलक आप हमारे दर्शकों को दें। मैं एक बंदिश की 2 पंक्ति बस थोड़ा सा गा रही हूँ, राग भीम बलासी का। जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा। सुनहु सदा रंग तुमको चाहत है, तुम क्यों हमसे छलन किया, जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा। जैसा आपने बताया कि बचपन में आप भजन सुनती थी, भजन से ही शुरुआत की हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप अपना एक कोई भजन हमें और हमारे दर्शकों को सुनाएं। अष्टभुजा कर खड्ग विराजे, अष्टभुजा कर खड्ग विराजे, भव भय नाश करो महारानी, ब्रह्मा शिव हरि अर्चन कीन्हो, ध्यान धरत सुर नर मुनि ज्ञानी। जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाना गाया आपने। मैं चाहूँगी कि जो दर्शक जो संगीत में रुचि रखते होंगे या जो लोक गायक में नए कदम रखने चाहते होंगे, आप उनको क्या कहना चाहती हैं? आप उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगी? मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने आप को मशीन बनने से रोकिए। बहुत हड़बड़ी में हैं लोकगीत गाने वाले, खासकर हमारे भोजपुरी में गाने वाले लोग बहुत हड़बड़ी में हैं। तो मैं कहूँगी कि आप रियाज़ करिए, समय दीजिए, प्रैक्टिस करिए। लोकगीत में ऐसा नहीं कि सुर ताल की ज़रूरत नहीं है, समझ की ज़रूरत नहीं है, गायकी की ज़रूरत नहीं है, उसको हल्के में लेके मत गाइए। लोकगीतों को भी एक अच्छे रियाज के साथ पेश करिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी जी बिल्कुल, लोकगीत गाने वालों से। जी बिल्कुल सही बात है। सबसे ख़ास बात ये होती है कि रियाज़ हमेशा करते रहिए और जो भी काम कर रहे हैं उसको बहुत ही शिद्दत और मन से करते रहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि और जो हमारे दर्शक हैं जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? उन्हें किस तरीके से हिम्मत देना चाहेंगी कि वो अपने सपने से कभी डगमगाए नहीं? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो अड़चनें आ रही हैं उन पर ध्यान दिए बिना आप अपने काम पे ध्यान दें, जो आप कर रहे हैं उस पे ध्यान दें। और वही फिर से कि मशीन नहीं बने। मतलब बच्चे भी हैं जब बच्चे जो हैं उनके पीठ पे बहुत बड़ा सा बस्ता लाद दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, उन पे इतना प्रेशर होता है, मैथमेटिक्स है, ये है, वो है, जो भी है सब ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने बच्चों को और अपने आप को भी कला से जोड़े रहिए। फिर डिप्रेशन जैसी बीमारी नहीं होगी, एंग्जाइटी नहीं होगी आपको। जी बिल्कुल। तो आप अपने आप को कला से जोड़ें और कला से जुड़े रहें, अपने ज़मीन से भी जुड़े रहें। चाहूँगी कि जाते जाते आप अपने मधुर आवाज़ से एक और गीत हमारे दर्शकों को सुनाएं जो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं महेंद्र मिश्र जी के जो परिवार के भी बहुत समीप हूँ और गांव और घर के भी बहुत समीप हूँ, तो मैं उनका एक बहुत ही प्रचलित पूर्वी जो है 2 लाइन पेश करती हूँ। जी बिल्कुल। आंगुरी में डसले बिया नगिनिया रे नंदी,
दियरा जरा द, दियरा जरा द अपना भैया के बुलादा, पोरे पोरे उठेला, पोरे पोरे उठेला लहरिया रे नंदी, दियरा जरा द। जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपका ये गाना सुन के और आपसे बात करके। सच में आपकी आवाज़ हमारे दिल को छू जाते हैं और बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। तो यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप मुझे बुलाने के लिए डीडी बिहार का आपका सभी का बहुत बहुत आभार और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप भी अपने सपनों को सहेज के रखिए, मेहनत और लगन से सींचिए और अपनी पहचान को दुनिया के सामने हमारे देश के सामने गर्व से पेश कीजिए। इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम फिर मिलेंगे एक नए उद्देश्य, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।